सिलेबस साइंस वाला है आपका। और साइंस में मैंने ये बताया था कि साइंस के 5 फेजेज हैं। एक पहला जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी से, जैसे कोशिका है, ऊतक है, टिश्यू, सेल है, टिश्यू है, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी है, डिसीज है, न्यूट्रिशन है। यहाँ से आपका लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आएगा। बाकी आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ और इसके बाद बॉटनी हुआ, इन सब से मिलाकर 30% क्वेश्चन आएगा। तो एनाटॉमी में पहले जो आपका था वो उसमें सेल्स मैंने पढ़ाया था कल आपको, उसमें थोड़ा सा मैंने बताया था कि कोशिका की खोज कौन किया था, ह्यूमन बॉडी में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ये बात समझ में गया, जिसको हम एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक था हमारा वो था सेल का, कोशिका, ठीक है ना। अब कोशिका में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो ये किया था कि पहली बात तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली हैं, दैट मीन्स अगर कहा जाए कि आपका रटने वाले कह लीजिए, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल, बिना कॉन्सेप्ट के काम नहीं चलेगा। एक हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल और एक हो गया आपका, ठीक है ना, थॉटिकल। तो कोशिका में जैसे मैंने बताया था कि शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या है वो 1000 खरब है। कितना है? यानी कि 10 की घाते 14 10 की पावर 14 सेल्स आर ह्यूमन बॉडी। ये समझ में आ गया आपका। मानव के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? तो कितना? 1000 खरब। इसके बाद कल हमने आपको बताया था कोशिका की खोज कौन किया था, तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक का नाम आप सुने होंगे। तो रॉबर्ट हुक जो थे उनने कोशिका की खोज की थी। ब्रिटिश के रहने वाले थे, वनस्पति विज्ञानी थे। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका जो है ना ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है, सबसे लंबी न्यूरॉन है और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ओवा है जो स्त्रियों में है अंडाणु, और इसके बाद सबसे छोटी मेल में स्पर्म है, शुक्राणु। ये बेसिक कल मैंने लिखा भी दिया था और बता भी दिया था। ये समझ में गया आपका। और हमने आपको बताया था जैसे मकान है तो मकान किससे बना? ईंटा से बना। उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी किससे बनी? कोशिकाओं से बनी। हम लोग जीवित हैं, हमारी सेल्स भी जीवित हैं, लाइव हैं। हम लोग जीने के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, वेज नॉन वेज। तो हमारा भोजन जो ये है, पहले भोजन माउथ में जाएगा, फिर ईओसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ग्लूकोज के रूप में मॉडिफाई होगा। तो जितना हम भोजन करते हैं उसका 10% ग्लूकोज बनता है। अगर मान लीजिए आप 1 किलो खाना खाते हैं तो 100 ग्राम ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज पहुंचेगा ब्लड में, ब्लड के द्वारा संपूर्ण कोशिकाओं तक क्या पहुंचेगा? मतलब हमारा खाना क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन हमारी कोशिकाओं का भोजन क्या है? तो ग्लूकोज। हमारी कोशिकाओं का भोजन क्या हो जाएगा आपका? तो ग्लूकोज। इसी प्रकार से जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन, तो हमारा श्वसन क्या है? मिश्रित गैस, कंपाउंड गैसेस। हम लोग जो गैसेस हैं वो वायुमंडल से लेते हैं, फेफड़े तक जाएंगी, फेफड़े से फिर ऑक्सीजन जाएगी अकेली। हम लोग छोड़ते भी कौन सी है? कंपाउंड गैसेस। कल इन्हीं बातों पर हमने चर्चा की थी। फिर आपने कहा कि सर आपने ये तो बताया कि हमारा भोजन दाल चावल सब्जी रोटी, हमारी कोशिका का भोजन ग्लूकोज, हमारा जो है ना श्वसन कंपाउंड गैसेस, हमारी कोशिका का श्वसन केवल ऑक्सीजन। लेकिन वो कोशिका कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो उसको बेसिस को अगर हम देखा जाए तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम सेल्स आर राउंड फिगर। अधिकांश कोशिकाएं गोलाकार संरचना में, ठीक है ना। आइए ठीक है। ये मैंने बताया था कि मैक्सिमम सेल्स कैसी हैं? गोलाकार हैं। और इनके मध्य में अगर देखा जाएगा तो केंद्रक है, न्यूक्लियस कहते हैं जिसे। ये हो जाएगा आपका केंद्रक। ओके। चारों तरफ जो इसके द्रव है इसे कहते हैं कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है ना। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। और अगर हम यही बात करें वनस्पति को, वनस्पति कोशिकाओं की, तो जो प्लांट सेल हैं उसमें कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जंतु कोशिका।
ये होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। भित्ति मतलब दीवार, किसकी बनी होती है, सेलुलोज, ठीक है। कल इस फिगर बनाया था आप लोगों ने, कुछ लिखा था, इसको बनाओ, नोट कर लो थोड़ा सा, 2-3 लाइन लिखिए। प्रत्येक कोशिका के मध्य में, प्रत्येक कोशिका के मध्य में प्रत्येक कोशिका के मध्य में केंद्रक स्थित होता है। केंद्रक स्थित होता है जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। द्रव्य, हाँ, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसे आधार देने के लिए कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है जो कि प्रोटीन एवं वसा से बनी होती है। प्रोटीन एवं वसा से बनी होती है। जबकि वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। लिख लिया। आप लोग पर्यावरण को जानते हैं, मतलब नाम तो सुने होंगे ना, कितने टाइप्स का होता पर्यावरण, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक भौतिक पर्यावरण और एक जैविक पर्यावरण। समझ में आया बात कि नहीं है? भौतिक में क्या क्या आता है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जैविक पर्यावरण में क्या आता है, वनस्पति और जंतु। समझ में आया? अब तुम पूरी कहानी सुनो। हमने कहा था कल कहानी पूरी सुनाएंगे। आज से 15 अरब वर्ष पहले की बात है और हमारा ब्रह्मांड बना था। तो ब्रह्मांड जो बना, इसके बारे में जो थ्योरी है वो ये कहा गया कि इनकी जो थ्योरी है वो जॉर्ज लेमेंतियर है। क्या नाम है? जॉर्ज लेमेंतियर। तो समझना है, कुछ नोट नहीं करना है, फिर मैं कभी पर पढ़ाऊंगा टॉपिक को तो आप लोग समझिए। जॉर्ज लेमेंतियर ने ये कहा था कि पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के आकार के पदार्थ से बना। अब आप कल्पना करिए किससे, मटर के दाने के आकार के पदार्थ से बना और इसमें विस्फोट हुआ जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। और विस्फोट होने के बाद में ये ब्रह्मांड पूरा जो है देखा जाए तो फैल गया, ठीक है ना। और जब फैल गया, एक्सटेंड हो गया, तो जो ग्रुप ऑफ स्टार बने इन्हें हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। आप जानते होंगे, हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी। तो हमारा ब्रह्मांड किससे मिलके बना? गैलेक्सियों से। किससे मिलके बना?
गैलेक्सी। अब हाउ मेनी गैलेक्सी, तो आपने कहा सर 10 की पावर 10। कितनी गैलेक्सियां हैं यूनिवर्स में? 10 की पावर 10। ये बात समझ में आ गया आपका। और प्रत्येक जो गैलेक्सी है इसमें आप समझिए कि बहुत से तारे हैं, स्टार्स का ग्रुप। गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार। तो आपने कहा कि सर इसमें कितने, तो मैंने कहा अच्छा इनमें से आप अपनी एक चुन लो। मान लीजिए आपने कहा कि सपोज सर अपनी तो ए हो गया, तो अब इस गैलेक्सी को हमने कोई ना कोई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। समझ में आया बात करनी है? गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। उस मंदाकिनी को जितना हम रात्रि में देख सकते हैं वो है मिल्की वे। इतनी बात क्लियर हुई? हमारी गैलेक्सी का नाम, पूरी गैलेक्सी मंदाकिनी, जितना देख पाएंगे वो मिल्की वे। अब हमारी गैलेक्सी में स्टार कितने हैं? 1 खरब। कितना? 10 की घाते 11। हमारी गैलेक्सी में तारों की संख्या 1 खरब है। उसी में से एक तारा हमारा है जिसे हम लोग सूर्य के रूप में जानते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर अगर देखा जाए तो चक्कर लगाता है 26 दिन में। अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा वो 25 करोड़ वर्ष में। कितने समय में? हमारा ब्रह्मांड कब बना? 15 अरब वर्ष। सूरज बना 10.5 अरब वर्ष। ये बात समझ में गया आपका? जैसे आप लोगों ने पदार्थ के बारे में आप जानते हैं, तो मैंने कहा कि जो पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है बताइए? ठोस, द्रव, गैस, है ना। जैसे आपने कहा कि सर एक होता है ठोस, एक क्या है? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा ठोस किसे कहते हैं? जिसमें आपने कहा सर अणु पास पास है या आकार और आयतन निश्चित है, दे आर सॉलिड फॉर्म। मैंने कहा लिक्विड फॉर्म क्या है? तो आपने कहा सर इसमें अणु थोड़ा दूर दूर हैं। अणु कैसे हैं? थोड़ा दूर दूर हैं। आयतन तो निश्चित है, आकार जिस बर्तन में डालोगे उसी का ले लेगा। लेकिन गैसेस में ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, क्योंकि अणु काफी दूर दूर है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है? तो हमारा सूर्य किस अवस्था में है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। किसमें? प्लाज्मा। किसमें? अब प्लाज्मा की अवस्था क्या है? वो बेटा अलग चीज है, वो तो फिर ब्लड में भी प्लाज्मा। जैसे मैंने कहा कि ठोस किससे बना था, तो आपने कहा सर अणु से। किससे बना था? मॉलिक्यूल से। मैंने कहा अणु किससे बना, तो आपने कहा सर परमाणु से। किससे बना? और मैंने कहा परमाणु किससे बना, तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। समझ में कुछ आया बात का नहीं आया? तो जब कोई पदार्थ ना तो अणु के, ना तो ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, ना अणु हो, ना परमाणु हो, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट मीन्स आयंस की फॉर्म में हो, उसे प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया बात का नहीं है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा कई प्रकार का, जैसे ब्लड प्लाज्मा भी है, जो आपने बताया वो भी प्लाज्मा है। लेकिन जो हमारा जो चौथी कंडीशन है, पदार्थ की अवस्थाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन 5 अवस्थाएं इस समय हम लोग को पढ़ने को मिलती हैं। एक अवस्था ठोस, एक अवस्था द्रव, एक अवस्था गैस, और एक इनफाइनाइट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। समझ में आया बात कि नहीं है? जैसे हम आपसे पूछें कि आपको खुली आंख से ज्यादा दिखाई देता कि बंद से? बताओ क्या नाम है आपका? सुधांशु। खुली से ज्यादा दिखाई देगा कि बंद से? खुली से। खुली से हम दिखाई देंगे बोर्ड, बंद करोगे तो आपके दिमाग में दुनिया जगत जो कुछ है वो सब दिखाई देगा। समझ में कुछ आया? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें 10% सेल्स में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है। सॉलिड में 206 हड्डियां हैं, लिक्विड में ब्लड है, लसिका है और तमाम चीजें हैं। गैसेस में कई गैसेस हैं। समझ में आया बात कि नहीं आया? लेकिन 10 की पावर 14 में से 10 की पावर 11 सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स हैं, जो कि प्लाज्मिक फॉर्म में। एक को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक तन की कोशिकाएं और एक मन की कोशिका। समझ में आया बात कि नहीं आया?
तो जो इस मन में आपने इन अपनी ज्ञानेंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से जो अनुभव करके अपने दिमाग में इमेज बनाई है, वो इमेज जो चलती है वो न्यूरॉन्स कैसे चलती है? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो पहले जो, बहुत हम विस्तृत में नहीं जाएंगे, नहीं तुम लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले सूर्य किस अवस्था में है? प्लाज्मा। सूर्य किस अवस्था में है? प्लाज्मा। ये बात समझ में आ गया आपका? अब सूर्य क्या है? तारा के ग्रह, तारा, सूर्य स्टार है ना। तो सूर्य में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रही? मॉडिफाई हो रही ना। सूरज में हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? हीलियम में रूपांतरित हो रही है। ये हो गया हाइड्रोजन। और विश्व का सबसे बड़ा ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। अरे सूरज का ईंधन है भाई। तो ये हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 29% है। तो हाइड्रोजन किस मॉडिफाई हो रही है? हाइड्रोजन किस में हो रही है? तो हीलियम में। इतनी बात क्लियर हुई तुम्हें? अब सूरज किस अवस्था में है? प्लाज्मा। यहां तो नाभिकीय संलयन चल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बन रही है, तो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आज से 4.6 अरब पहले की बात है। जहां क्लियर ना हो तो बताना। आज से लगभग अगर बात किया जाए तो 4.6 अरब वर्ष पहले की बात है। 4.6 अरब। सूरज से कुछ भाग अलग हो गया। तो सूरज किस अवस्था में है? प्लाज्मा में। तो कुछ जो भाग अलग हुआ है वो भी किस में अलग हुआ है? प्लाज्मा। समझे बात के लिए? अब यहां मान लीजिए कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, यहां गैस जलाए हैं, तो जब तक गैस जलेगी तब तक पानी गर्म रहेगा। लेकिन इसमें से एक लोटा पानी आप निकाल लोगे तो ये पानी तो ठंडा हो जाएगा। ये पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो जब ये अलग पदार्थ निकला था पृथ्वी रूपी, तो ये धीरे धीरे ठंडा हुई तो श्रिंक किया। और जब श्रिंक किया तो इसमें ये आपका, जैसे एक बैगन को चोखा बनाने के लिए गैस पे आप रख देते हो, इसी प्रकार से आप इसमें फोल्ड आ गए, धीरे धीरे ठोस होने लगी। इस ठोस होने में लगभग 60 करोड़ वर्ष का समय लगा, 4 अरब वर्ष का समय लगा। इसे कहते ईयोन। ईयोन का मतलब अज्ञात। समझ में आया बात का नहीं आया? अब ये धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और जब ये धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, दोनों मिले तो क्या बना? जल बना। और लगातार वर्षा हुई, और जब वर्षा हुई तो फिर जो आपका जो डेप्थ वाले भाग थे वो कवर अप हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऊंचे उठे भाग थे दे आर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप बने। और जो धसे भाग थे उनमें पानी भर गया, वो महासागर बने। और जब महासागर बन गए तो वाटर साइकिल चालू हो गई, और आपका स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। समझ में आ गया आपका? तो अब इस, जैसे आपने कहा कि सर ये स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल क्या? तो स्थलमंडल का मतलब ये हुआ कि 7 महाद्वीप। अभी कितने महाद्वीप हैं? 7 कॉन्टिनेंट है ना। आपने कहा सर जलमंडल, स्थलमंडल के बाद दूसरा कौन सा आपका? जलमंडल। जलमंडल में क्या हो जाएगा? 4 बड़े महासागर, एनसीईआरटी 5 मानती है। और इसके बाद में आपने कहा कि सर वायुमंडल, तो वायुमंडल में जैसे आपने कहा क्षोभ मंडल है ना, मध्य मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो यहाँ पर ये आपका, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा आपका बेसिकली कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है। तो भौतिक पर्यावरण में स्थलमंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल। ये सब कब बने? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल कब बना? आज से 60 करोड़ वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 60 करोड़। नहीं समझ में आया? एक बात दोबारा समझो। सूरज था, सूरज से कुछ पार्ट अलग हुआ, जो अलग हुआ था उसको ठंडा होने में 4 अरब का समय लगा। अज्ञात है, वो तो हमें ज्ञात नहीं है। इसके बाद जब वो, जैसे गोल बैगन को तुम गैस पर रख दो चोखा बनाने के लिए, तो उसमें कुछ क्या हो जाएंगे? अप एंड डाउन बन जाएंगे। तो अब उन अप एंड डाउन में जो ऊंचे उठे भाग थे दे आर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। और जो नीचे धसे थे उनमें पानी बरसा। जब पानी भर गया तो महासागर बना, और महासागर बनने के बाद में फिर क्या बना? आपका वायुमंडल बन गया। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो है, मतलब उसी से कुल मिला के, जैसे मैंने कहा था, ठोस, द्रव, गैस और क्या? प्लाज्मा।
प्लाज्मा को श्रिंक करो, गैस, द्रव, ठोस, जो जैसे में आया वो आ गया, फिजिकल एनवायरनमेंट बन गया। तो क्वेश्चन आए कि निम्न में से भौतिक पर्यावरण क्या नहीं है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल? तो जैवमंडल। ये बात समझ में आ गया आपका? अब इसके बाद में 4 अरब तो बीत गया, जैसे 9 महीने तो मां के गर्भ में हम लोग के बीते। आपकी एज मान लीजिए कि 25 साल है तो 25 साल ही तो कहोगे, 25 साल 9 महीने तो कहोगे नहीं। समझ में आया बात का नहीं आया? इसी प्रकार से पृथ्वी को सेटअप होने में कितना समय लगा? 4 अरब का। अब जो 0.6 का मतलब 60 करोड़, कितना बचा? 60 करोड़ में 4 युग आए। कौन कौन से युग? हाँ। 4 युग में आप लोग यही कहोगे कि द्वापर, सतयुग, कलयुग, है ना? अच्छा चलो यही सही। सबसे पहला कौन? इन चारों में सबसे पहला कौन? 7 3 2 1 ना बेटा, हम तुम्हें ट्रिक भी बता रहे। 7 3 2 1 सतयुग, त्रेता, द्वापर, हम लोग 1 नंबरी। समझ आया? 7 से सतयुग, 3 से त्रेता, 2 से, और हम लोग ये सब धर्म के हैं, साइंस के नहीं। साइंस में प्राथमिक युग है, प्राइमरी युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग, और अभी चल रहा कौन सा? चतुर्थ। अब 4 युगों में जो प्राइमरी काल था उसमें 6 शक बने, इंग्लिश में कहते पीरियड। पहले 4 युग समझ में आए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। क्लियर बात समझ में आया बात कि नहीं आया? 4 युग में 16 शक हैं। नहीं समझ में आया तुम्हें? 4 युग में कितने पीरियड हैं? 16 पीरियड। प्रथम युग में 6 पीरियड है। पहले युग में एक है कैम्ब्रियन, दूसरा आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब पूछेगा कोयला कब बना? कार्बोनिफेरस में। अब ये नहीं पूछेगा कोयला कब बना, वो पूछेगा किस युग में। बस हो गया तुम्हारा 32 गुण। आया बात का नहीं भाई? तुम कल हमसे क्या कह रहे थे वहां सर से कि सर बहुत पढ़ते हैं सिस्टम। जब तक बेटा सिस्टम ना बनाओगे, तुम पेड़ को देख रहे, फल को, जड़ पे जाओगे नहीं। अब तुम जड़ पे पहुंचो ना। एक कल्पना करो, तुम विद्यार्थी हो, पढ़े लिखे हो, तुम एक कल्पना करो कि आखिर इस सृष्टि कैसे बनी होगी। ये धर्म काव्य कहते हैं कि ब्रह्मांड है तो ब्रह्मा का अंडा है, हम लोग मनुष्य हैं तो मनु की संतान है। ये सब धर्म काव्य कहते हैं, साइंस नहीं कहते। अब आप खुद सोचो कि मान लो ये स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल बन गए। अब पहले पेड़ बना होगा कि जंतु? ए वनस्पति एंड एनिमल दोनों जैविक पर्यावरण। इन्वायरमेंट आए 2 टाइप्स, फिजिकल एनवायरमेंट एंड आपका बायोटिक एनवायरमेंट। फिजिकल में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? एक तो वेजिटेशन और दूसरा प्लांट, एनिमल। क्लियर बात समझ में आया बात कि नहीं आया? तो यहां पर आपने ये देखा। अब बताओ तुम, अब तुम मान लो एक पिक्चर देख रहे हो, पूरा सीन सामने, 7 महाद्वीप है तुम्हारे सामने, 4 बड़े महासागर, और इसके बाद वायुमंडल है। अब इस पे कोई वनस्पति नहीं है, कोई जंतु नहीं है, तो पहले वनस्पति आई कि जंतु? बताओ। पहले जंतु की वनस्पति? जंतु आएगा तो खाएगा क्या? तो क्या है? वनस्पति। क्या आई? अब वनस्पति जब आई, तो स्थल में आई कि जल में? काहे स्थल में काहे नहीं आई? वनस्पति, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि जल में ही आई, प्लैंकटन। लेकिन स्थल पे क्यों नहीं आई? क्योंकि स्थल पर सॉइल नहीं थी, मिट्टी नहीं थी। तो कहां पर आई? जल में आई। अब आपने कहा सर ये वनस्पति का थोड़ा सा खेल और आसान करो, तो मैंने कहा कि जो वनस्पति है
वेजिटेशन सेल्स है, उसमें कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, ये बनी है सेलुलोज से। किससे बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन और, इतनी बात क्लियर हुई, बात क्या नहीं हुई? अब ये तो है जल, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से। पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से। चट्टानें कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। लेकिन चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? तो खनिज से, मिनरल्स। किससे हुआ? तो पानी तो ऊपर भरा ही था, पानी को जहां कहीं ना कहीं कार्बन मिल गया तुरंत सेलुलोज बन गया, और जैसे ही सेलुलोज बना वो वनस्पति की कोशिका और वनस्पति का जन्म। समझ में कुछ आया बात कि नहीं है? अब वनस्पति ये बताओ कि आ गई जल में है, इस स्थल पे कैसे आई? मिट्टी तो है नहीं। कोई थ्योरी है इसमें बताता है कि जो पृथ्वी टूटती है फिर धीरे-धीरे वो निर्माण होता है उनका द्वीपों का। मैं पढ़ा हूं, सब कोई थ्योरी है उसमें बताता है। वो तुम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात कर रहे हो, वो भूगोल में आगे पढ़ोगे, वो महाद्वीपीय विस्थापन, वेगनर, समझे भाई? तुम्हारा क्या है? हाँ, तो वही हम बताए ना आपको, बेंजिया, पैंथलासा, है ना? एक आपका जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हेरी है, इसका है, ठीक है ना? प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आप बात, मार्गन, हेरी हेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो भूगोल पढ़ोगे तो तुम समझ पाओगे। अभी तो हम ये कहे कि इस पूरी सृष्टि पर जो भी स्थल खंड थे उस पहले सॉलिड थे, फिर उस पर मिट्टी आई। तो आप एक कल्पना करो कि वो मिट्टी कैसे आई होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। बेटा हर चीज तो मैग्मा से ही बनी, जो भी मैग्मा से बनी वो इग्नियस, जो भी मैग्मा से बनी वो आग्नेय, और जब आग्नेय है तो सॉलिड है। अब कुल मिला के ये समझो कि एक भाग ऊंचा था, एक भाग नीचा था। ऊंचा उठा जो भाग था दे आर कॉन्टिनेंट, नीचा उठा भाग था उसमें पानी भर गया, दे आर ओशियन। ऊंचे उठे भाग पे हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। उस महाद्वीप पे जब हमने देखा कि कोई ऊंची उठी चीज है जिसमें चोटी है, दे आर माउंटेन। जिसमें चोटी नहीं है दे आर प्लेट्यू, जो एकदम प्लेन है दे आर फील्ड, जो गहरा है वो ट्रेंच। अब जो पर्वत था ऊंचा, सॉलिड चीज जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी, तो दिन में तापमान बढ़ा, एक्सटेंशन हुआ, रात में रिडक्शन हुआ, दिन में फिर फैली, रात में फिर सिकुड़ी, फैलने सिकुड़ने से चट्टानों में ढीली हो गई चट्टान। जब चट्टानें ढीली हो गई उसमें टूटना चालू किया, दे आर मैकेनिकल प्रोसेस। इसके बाद पूरी पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से। चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? खनिज से। पूरी पृथ्वी में लगभग 35% लोहा है। क्या है? लोहे में जंग लगेगी, जंग लगेगी तो चट्टानें कमजोर हो जाएंगी, उसे कहते हैं अपक्षय, इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। तो चाहे आपने कहा सर अपरदन हुआ हो, चाहे अपक्षय हुआ हो, नदियों का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ रिवर? नदी का काम है कि पर्वत को छोटा करना और गहराई को पाटना। जैसे गंगोत्री का नाम सुना तुम लोगों ने? गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं नहीं, और ऊपर गौमुख से। तो जहां से गंगा जी निकलेंगी वहां से बड़े बड़े पत्थरों को लाएंगी, तो बड़े बड़े पत्थर लुढ़क के चलते हैं, फिर आगे चल के वो गोल हो जाते हैं। हरिद्वार तक चलते चलते वो गोलास्म, कांगलोमरेट, फिर आगे चल के बजरी, ग्रेवल, आगे संगम पर बालू, सिल्ट, मड, किले, पंख, ऊज, मिट्टी का निर्माण। समझ में आ गया? जैसे ही मिट्टी का निर्माण हुआ, जो वनस्पति सागर में थी उसने विचार किया कि अब हमको स्थल पर जाना चाहिए। आया बात कुछ समझ में? कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी प्रकार से सारा का सारा स्थल वनस्पतिमय हो गया, और जब वनस्पतिमय हो गया तो अभी कोई जंतु नहीं आया, कोई मनुष्य नहीं आया। तो आपने कहा सर जंतु कैसे आया होगा? इंसान तो डायरेक्ट बना नहीं, तो सबसे पहले आया नॉन कॉर्डेटाज। कौन बना? हिंदी में कह लो अपृष्ठवंशीय।
जिसका कोई पृष्ठ नहीं, जिसका कोई सर नहीं, जिसका कोई पैर नहीं, अमीबा, एक कोशिकीय, वन सेलुलर। आपने कहा कि सर अमीबा कैसे बन गया, तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा कि सर जंतु, तो मैंने कहा था यहाँ तक हम लोग के पास में CH2O तो था ना, अब इसमें जुड़ गया नाइट्रोजन। क्या जुड़ा, और जब नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजनी बेस बने, एडानिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, इतना तो जानते होगे ना। तो जब नाइट्रोजनी बेस बने तो कुल मिला के मानव नहीं बना, नॉन कॉर्डेटाज बना, फिर वर्टिब्रेटाज आया, फिर एम्फीबियाज आया, फिर रेप्टाइल्स आया, फिर राम पिथेकस से लेके होमोसेपियंस तक की एक लंबी कहानी। तो मनुष्य का जन्म अफ्रीका अब आपने कहा कि सर ये सब क्या थे, तो मैंने कहा बेटा ये है म्यूटेशन, क्या कहते हैं हिंदी में उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डी ब्रीज, वही लैमार्क बात कह लो चाहे डार्विन बात। जैसे हम लोग आज भी साइंस में हाथों को कहते हैं अग्रपाद, अपर लिम्स, पांव को कहते हैं पश्चिपाद। आज भी मेडिकल फील्ड में ये हाथ नहीं है, अपर लिम्स है, अग्रपाद। धीरे धीरे मनुष्य खड़ा हो गया, जब खड़ा हो गया तो पांव पर लोड बढ़ गया, पांव मोटे हो गए, हाथ का लोड कम हो गया, हाथ पतले हो गए, उंगलियों से काम ज्यादा लिया, उंगलियां लंबी हो गई, पांव की उंगलियों से काम कम लिया, पांव की उंगलियां छोटी हो गई, पूंछ का काम खत्म हो गया तो पूंछ क्या हो गई, लुप्त हो गई। ये म्यूटेशन, ये फॉर्म क्या है, म्यूटेशन। जैसे पहले इंसान बोलता नहीं था, शुरुआत में जब इंसान बना तो ये तो वो क्या था, फूड गैदरिंग वाला था या हंटिंग था। तो हंटिंग वाला तो कहीं पे भी, जैसे आज पिग्मी है, लेकिन फूड गैदरिंग ने सोचा कि भाई 4 लोग हैं, शिकार करके आते हैं, 2-4 दिन तक चलेगा। और जब फूड गैदरिंग बना तब ये बना कि भैया तुम क्या करोगे, इसको देखोगे, और जो देखने वाला था वो क्या बन गया, राजा बन गया, क्षत्रिय बन गया। कुछ बादल चमकते थे, बिजली गरजती थी, दे आर ब्राह्मणा। उसके बाद व्यापार करने वाला सामान इधर उधर लाया तो वो वैश्य बन गया, सेवा करने वाला शुद्ध बन गया। इसी प्रकार से हमारी पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुई, चाहे वो इंडस वैली हो, चाहे आपका इजिप्टियन हो, और चाहे मेसोपोटामिया हो। बहुत लंबी कहानी है। तो आपने कहा कि सर ये जो कुछ लोग आज उसी फॉर्म में रहे, उससे कहा कि तुमको ट्रांसफर होना, कुछ ने कहा हाँ नहीं होना, तो वो आज भी है, आज भी आदिमानव के रूप में, कफी के रूप में है सॉरी। तो इसी प्रकार से ये म्यूटेशन का सिद्धांत यही आ गया, धीरे धीरे परिवर्तित होते गए। जैसे हम लोग पहले बात नहीं करते थे, जैसे आज कोई गाय बात करती है, बैल बात करता है, नहीं करता ना, पशु कोई बात करते हैं, ग्रुप में रहते हैं फिर भी बात नहीं करते। मनुष्य ने थोड़ा धीरे धीरे कुछ बात की होगी, और जब बात किया तो कुछ भाषा बनी, लिपि बनी, बात करना सीखा, एक जबड़ा खुला, कैविटी। अब साइकिलिंग चल रही है, साइकिल चलते चलते यहाँ तक आ गई, और एक इंस्ट्रूमेंट भगवान ने थमा दिया, मोबाइल रूप। अब कुछ समय बाद आप देखते हो ना कि 5 लोग बैठे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, मोबाइल देख रहे हैं। जब ज्यादा बात नहीं करोगे तो कैविटी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, कपड़े कम हो जाएंगे तो शरीर पे बाल आ जाएंगे, चलोगे नहीं, हाथ पांव काम नहीं करेंगे, फिर अग्रपाद पश्चिपाद हो जाएंगे, पूंछ निकल आएगी, साइकिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस समय तक हमारे पास कितना, बिल्कुल और क्या, देखते जाइए ना आप लोग। अभी प्रकृति का चक्र है, 16 पीरियड हुए। तो पहले काल में 6 पीरियड आए थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। दूसरे युग में 2-3 शक आए, जिसमें ट्रियासिक है, उसी में जुरासिक काल आया। जुरासिक का नाम सुने होंगे ना, डायनासोर। समझ में आ गया आपका, जुरासिक और आपका ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। तीसरे युग में हिमालय बना, जिसमें ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये सब जो आए आपको, ईओसीन से है, ओलिगोसीन, ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये सब जो है तृतीय युग में आए। और इसके बाद चतुर्थ में प्लेस्टोसीन, अभी चल रहा होलोसीन। अब आपको इसकी क्रोनोलॉजी ये देखना है कि 16 शक में किस में तो वनस्पति आई, किस में वो दबी और कोयला के रूप में बनी, किस में नॉन कार्डेटाज आया, किस में वर्टिब्रेटाज आया, किस में एम्फीबियाज आया। समझ में आया बात कि नहीं आया? किस में हिमालय बना, किस में आल्पस बना, किस में एटलस बना। तो ये इसी से कम एक क्वेश्चन आता है जो कि काफी टफ है, जो कि आप किसी बुक से समझ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बुक्स में नहीं है,
लेकिन आपको बुक से वो चीज़ समझ में, अगर हम बैक में जाएं तो बैक में वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये समझ में आया बात कि नहीं आया? तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य से क्या बना? हमारी पृथ्वी बनी। पृथ्वी आज 4.6 अरब वर्ष की हुई, जिसमें 4 अरब तो योन में गया। 60 करोड़ साल के इतिहास में 4 युग आए, या ये कह लो कि 16 शक आए। अब हर शक की कोई ना कोई विशेषता है। किसी में स्कैंडिनेवियन पर्वत बना, तो किसी में कहीं पर जमा हुआ। तो यहां से एक क्रोनोलॉजी से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। दूसरे शब्दों में, इन द अदर वे में, इन 16 शकों में या 4 युगों में ये हमारा एनवायरनमेंट बन के आया, जिसे हम लोग भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट और जैविक पर्यावरण के रूप में जानते हैं। अब भौतिक पर्यावरण में आपने कहा कि सर 3 चीजें हैं। एक तो स्थल मंडल, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। 8वां महाद्वीप, 8वां 8वां महाद्वीप है बेटा जीलैंडिया। अभी क्वेश्चन आया था, कौन सा? याद नहीं हुआ? न्यूजीलैंड का को जानते हो? न्यू हटा दो, न्यूजीलैंड के पास ही है। न्यूजीलैंड के नीचे पानी में जो महाद्वीप है, उसे 8वां महाद्वीप का रूप में परिभाषित किया जाए। क्वेश्चन बराबर आ रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन आया कि 8वां महाद्वीप कौन सा? तो जीलैंड। समझ में आ गया? इसी प्रकार से 4 महासागर तो हैं ही, 5वां अंटार्कटिक। समझ में आ गया? बाकी ये हम लोग जो ज्योग्राफी तुम लोग को पढ़ाएंगे जो सर, वो आपको क्रमिक रूप से बताएंगे। नहीं बताएंगे तो थोड़ा बहुत हम बता देंगे आपको। तो यहाँ से क्वेश्चंस, अब यहाँ से हम आपको बताएं कि कोशिका से पढ़ाना चालू करें कि कोशिका क्या है। कोशिका के पार्ट, सेल पार्ट हैं, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम है, अंतःप्रजालिका है, कोशिका है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात समझ में गया किसको क्या कहा जाता है। लेकिन तुम ये शुरू से तो अब समझे ना कि ये आपका जड़ कहाँ है। तो जड़ कहाँ से है, उसके बाद आते आते वो कैसे बन। समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं है कि तुमको हमने पढ़ा दिया आ गया होगा। जब 2-3 बार पढ़ाएंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये 16 शक होते हैं। एक क्वेश्चन शक को लगाने में वो पूछ लेता है क्रम। ये बात समझ में गया? या वो पूछ ले कि प्रथम युग में से कौन सा पीरियड नहीं था। समझ में आप? तो वो आपको ये चीजों का ज्ञान, या अभी कौन सा चल रहा है, वो होना चाहिए। फिर इसके बाद ये आपका अभी जैसे कोशिका था, तो हमने आपको बताया कि कोशिका के बीच में लगभग क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के बाद में आपने क्या किया, चारों तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। और इसके सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि दे आर एनिमल सेल्स, और सेल वॉल का मतलब ये है कि दे आर प्लांट सेल। प्रोटीन, बिना प्रोटीन के जीवन संभव। जैसे किसी ने कहा कि चंद्रमा पर जीवन की संभावना है, दैट मीन्स चंद्रमा पर कोई मनुष्य जाके नहीं रह सकता। लेकिन वहां पर चूंकि एन मिला, एन का मतलब मीथेन, उसके आधार पर कोई जीव की उत्पत्ति जरूर हो सकती है। वो जीव कालांतर में म्यूटेंट होगा और कोई जीव उस पर बन सकता है। जहां पर मीथेन है वहां पे कोई जीव बन सकता है। समझ में आ गया? एन लगा जहां, वहां नाइट्रोजनी बेस हो सकते हैं। वहां पर हर आदमी कह सकता है कि जीवन संभव हो सकता है, अदरवाइज जीवन संभव नहीं हो सकता। भाई हमारी पृथ्वी का तापमान ज्यादा, आप सोचिए कि अभी इतनी गर्मी है, और अगर मान लीजिए कि शुरू से लेके आज तक, जब से यूएनसी आपका पूरा का पूरा जो एनवायरमेंटल IUCN है स्टडी कर रहा है, तब से 1.5 डिग्री बढ़ा। कितना? तो इतना उथल पुथल, और 5 डिग्री बढ़ गया तो लीला। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो ये बैलेंसिंग फॉर्म, अगर ज्यादा पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? पेड़ क्या करता है भाई? जैसे आप समझिए कि ये सूर्य है,
तो सूरज के पास सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध है कि नहीं है? दूसरा वाला शुक्र है। अब बुध की दूरी 6 अरब है, सॉरी 6 करोड़ है। ये 6 करोड़ है और ये लगभग 11 करोड़ है। पृथ्वी 15 करोड़ है, तो पास में तो एक कौन सा है? मरकरी है, लेकिन गर्म कौन सा है? वीनस। सबसे पास कौन सा है? बुध, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है, सॉरी, ये बात समझ में गया? तो शुक्र का तापमान 500 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस पर CO2 के भंडार हैं। कार्बन जो गैस है वो कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। कैसी गैस है? तापमान को बढ़ाती। जैसे पेड़ है, तो आपने ये देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना आपने? तो पेड़ जो फोटोसिंथेसिस है, पेड़ में जो पत्ती है वो CO2 को लेती है, O2 को हमें दे देगी और C को अपने अंदर संचित कर लेगी। तो जितना मोटा पेड़ होगा उतना कार्बन का संचय होगा। जितना मोटा पेड़ उतना कार्बन का संचय। समझ आ गया? और जब कार्बन को पेड़ पकड़ लिया तो गर्मी बाहर से अंदर आ गई। अब आपने क्या किया? पेड़ को काट दिया, अब उसने लेना बंद कर दिया, संचय अभी भी। जला दिया, कोयला बन गया, अभी भी संचित है, लेकिन उसको NTPC में झोंक दिया तो गैस बन गई। तो यह वही ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर बढ़ा। तो जितना पेड़ होगा, एक समय ऐसा था कि हिमयुग आ गया था, क्योंकि वनस्पतियों की अधिकता होगी। अगर वनस्पतियों की अधिकता हो जाएगी तो ठंड इतनी आ जाएगी कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पे हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बर्फ हुआ करती है। जब तुम पढ़ोगे भूगोल को कायदे से, तब तुमको पता चलेगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? पहले तो टोटल पूरी पृथ्वी में जंगल ही जंगल था। फिर इंसान ने अपने रहने के लिए क्या किया? कृषि करना चालू किया, शिफ्टिंग। फिर इसके बाद पूरा का पूरा सेटलमेंट किया। अब इतना सेटलमेंट करते करते, जैसे इन्वायरमेंट है, क्वेश्चन आता है कि अनुकूल एनवायरमेंट रह को करने के लिए कम से कम कितने % पर वन होना चाहिए? तो 33%। जानते होंगे आप कितने % पे फॉरेस्ट होना चाहिए? तो 33%। लेकिन भारत में केवल 81% पर। ये बात समझ में आ गया आपका? अब जैसे तुम लोग जब पढ़ते हो, डाटा याद करते हो, रटते हो, सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक? वो तो सबसे न्यूनतम वाला है। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक वाला है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ वन तो अधिक हैं, लेकिन मोटे पेड़। आगे बस है। आप बताओ, क्वेश्चन आएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और तुम भी बिना, अगर ये नहीं समझते कि पेड़ कार्बन को खाता है, तो रटते ही। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो सबसे अधिक वन वाला, सबसे अधिक वन का कार्बन स्टॉक वाला, सबसे अधिक वन वृद्धि वाला, वन का घनत्व वाला, वनावरण, वृक्षावरण, ये बहुत सी चीजें हैं जो आजकल आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन जब तक तुम बेस को नहीं जानोगे, तब तक तुम किसी देश को नहीं जान सकते। प्रॉब्लम इधर, बेस करना बहुत आवश्यक है। ये सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो दैट मीन्स यही हमने आपको सुनाया। अब आप कभी बैठ के सोचना कि इंसान का जन्म कैसे हुआ होगा। जैसे सपोज करो, आप कितने भाई हो? भाई तो आप छोटे हो बड़े हो? छोटे हो। बड़ा भाई कितने साल का है? 35 साल। और बहन? छोटी। आप सोच बैठ जाओ, 33 साल पहले तुम तीनों नहीं थे, माता पिता थे। और तुम्हारे पिताजी की एज, जब तुम बड़े भाई पैदा हुए होंगे, उससे घटा दिया जाए 25 साल, तो पिताजी और माताजी नहीं थे। हमारी बात समझना बात। और बैक में जाएं तो दादाजी नहीं थे। और काफी लंबे बैक में जाए, समझ आ गया नहीं आ गया? काफी लंबे बैक में हम चले जाएं, कहीं ना कहीं जड़ें तो है ना। एक समय ऐसा था कि पंखा नहीं हुआ करता था। आज जो हम लोग AC की बात कर रहे हैं, उस समय पंखा, इंसान बड़ा मजे से रहता था। पंखा नाम की कोई चीज नहीं थी।
नीम के नीचे शुद्ध हवा, ये पंखा आया बड़ा मजा आया, कूलर आया और मजा आया, एसी आया जन आया, बात नहीं आया। तो ये इंसान उसके अनुसार अपने आप को जहां ढाल। अब सोचो भूगोल में एक जो है, कभी तुम लोग हम्बोल्ट का नाम शायद सुने हो, हम्बोल्ट में एक धारा का नाम बना है। हम्बोल्ट 90,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। कितना? 90,000 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं कि चलते ही गए, स्टे भी लिया, जिंदगी की यात्रा बता रहे, जबकि सब कुछ विषम, सब कुछ विषम। सोचो जब वास्को डी गामा चला होगा, कोलंबस चला होगा, तो ना तो सोनार था, ना फेदोमीटर लगा था नाव में, ना लिखा था कि इंडिया ये है, ना कोई डायरेक्शन देने वाली मशीन थी, ना जानता था कि हम वापस आ पाएंगे। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो बेटा वो पहले के इंसान, आज तुम्हारे जहाज में, आज तुम्हारा मोबाइल काम ना करे तो तुम लोग बड़ा मुश्किल में आ जाते हो कि भैया जीपीएस लगाएं, कैसे हम एड्रेस को खोजें। सोच लो। अब सोचो कि जब हम लोग कुछ समय पहले, जब मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, तब आप समझिए कि आदमी को 25-50 नंबर याद होते थे। आज बहुत से बच्चों को अपना खुद का नंबर याद नहीं। अच्छा, किसी पक्षी से पूछो कि तुम्हारा पेड़ नंबर कौन सा है, सुबह उड़ता है शाम को वापस आता है, बच्चों के पास घोंसले में लिखा होता है कि पेड़ नंबर फला फला। साइबेरिया से आते हैं पक्षी संगम पर, लौट के जाते हैं, क्योंकि उनके पास 6 सेंस। हमारे पास भी हुआ करता। आज तुम जो जीपीएस की बात करते हो, नाविक की बात करते हो, उसके अलावा पहले हम लोग का भी पुष्पक विमान था, कहते हैं कि चल दो तो वो चल देता था। सही कि गलत बताओ? अब हम लोग ने यहाँ पर चूंकि खुद मैथमेटिकल रूप से कमजोर हो गए तो कैलकुलेटर का यूज किया, कंप्यूटर का यूज किया। हम लोग इतने जो है ना, दैट मीन्स उन पर डिपेंड हो गए कि बुद्धि में 6 सेंस गायब हो गए, बॉडी में 6 सेंस गायब हो गए। इतने एरो बना दिए कि सीढ़ी का हॉल ऊपर से, अगर एरो ना बना हो तो क्या बाहर नहीं निकल पाओगे? सब निकल पाओगे, लेकिन बना दिए भैया सुविधा के लिए, यहां से जाओ, बाएं मोड़ है, दाएं खतरनाक मोड़। तो यहां जो सुविधाएं जितनी होती हैं वो मनुष्य को उतना ही क्या करती हैं, कमजोर बनाती हैं। हार्ड नहीं, हार्ड काम तो कर रही है मशीन, लेकिन इंसान इसमें क्या हो जाता है, आधुनिकता में इंसान थोड़ा कम। तो ये जो शुरुआत का एक बहुत बड़ा एक इतिहास है जिसको देखना पड़ेगा। फिलहाल इसलिए हमने बताया कि तुम लोग कभी बैठ के ये सोचना कि आखिर कोशिका कैसे बनी होगी, क्या सारा सिस्टम हुआ। ठीक है, तो अब क्लास मुझे लगता है मेरी कंटिन्यू रहेगी।